नमस्कार दोस्तों, जीके बाई अजय कुलेरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम भारत के भूगोल में भारत के भौतिक प्रदेश टॉपिक का अध्ययन करेंगे। यह टॉपिक ऑफलाइन क्लास नोट्स पर आधारित है। भारत के भौतिक प्रदेश। भारत को निम्न भौतिक प्रदेशों में बांटा गया है। 1 नंबर हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला को उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला भी कहा जाता है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार लद्दाख, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश राज्य में है। हिमालय पर्वतमाला को मैप में देखते हैं। यहाँ पर लद्दाख, जम्मू कश्मीर ये 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं जहाँ पर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। इससे आगे बढ़ें, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश में हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। यहाँ पर नेपाल देश का नाम है, भूटान देश का नाम है। 1 हिमाचल प्रदेश, 2 उत्तराखंड, 3 सिक्किम, 4 अरुणाचल प्रदेश। यह भारत के 4 राज्य हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत व म्यांमार के मध्य स्थित हैं। मैप में देखें अपन, ये जो क्षेत्र है यह भारत व म्यांमार के मध्य स्थित है और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश का पूर्वी भाग, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, यहाँ जो पर्वतमालाएं हैं, यहाँ पर जो पहाड़ियाँ हैं उन्हें पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहा जाता है। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ म्यांमार और भारत के मध्य स्थित हैं। 2 नंबर मैदानी भाग। भारत के मैदानी भागों को मुख्यतः 3 भागों में बांटा गया है। 1 ब्रह्मपुत्र का मैदान, 2 गंगा यमुना का मैदान, 3 सतलज का मैदान। ब्रह्मपुत्र का मैदान भारत के असम राज्य में फैला हुआ है। यहाँ मैप में देखते हैं, क्षेत्र दिखाई दे रहा है, यह असम का क्षेत्र है और इस असम क्षेत्र में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है और असम राज्य में ब्रह्मपुत्र का मैदान है। यदि यहाँ पर अपन ब्रह्मपुत्र नदी का अध्ययन करें तो ब्रह्मपुत्र नदी यहाँ तिब्बत, ये जो क्षेत्र है तिब्बत का क्षेत्र है। तिब्बत से निकलकर ये चीन में बहती हुई अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है और असम राज्य से होती हुई बांग्लादेश में जाती है और आगे जाकर के अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर असम राज्य में ब्रह्मपुत्र नदी बहती है तो यहाँ पर जहाँ बहती है उसके आसपास वाले क्षेत्र में मैदान बना हुआ है और यह ब्रह्मपुत्र का मैदान कहलाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदान है ये भारत के पूर्व में है, इसलिए इसे पूर्वी मैदानी भाग भी कहा जाता है। 2 नंबर मैदान गंगा यमुना का मैदान कहलाता है। गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड राज्यों में स्थित है। यहाँ मैप में हम गंगा यमुना का मैदान देखते हैं कि गंगा यमुना का मैदान कहाँ कहाँ पर है। गंगा यमुना मैदान की मुख्य नदी गंगा नदी है। गंगा नदी उत्तराखंड से निकलती है, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिमी बंगाल से बहती हुई आगे बांग्लादेश में चली जाती है और यह नदी आगे अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। यहाँ पर गंगा के मैदान की बात करें तो गंगा का मैदान उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश, यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह क्षेत्र गंगा यमुना का मैदान है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नज़र आ रहा है यह गंगा यमुना का मैदान है और यहाँ बहने वाली मुख्य नदी हैं वह गंगा यमुना और उनकी सहायक नदियाँ हैं। इससे आगे बढ़ें, तीसरा सतलज का मैदान है। सतलज का मैदान भारत के पंजाब, हरियाणा,
उत्तरी राजस्थान में फैला हुआ है। मैप में देखते हैं तो यहाँ पर यह क्षेत्र तिब्बत का क्षेत्र है। यहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है और सतलज नदी भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में अपना जल ले जाती है। भारत में सतलज नदी का मैदान पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा, पंजाब राज्य में है। ये क्षेत्र नजर आ रहा है, यह पूरा क्षेत्र सतलज और व्यास का मैदान है। सतलज नदी हिमाचल प्रदेश, पंजाब दो राज्यों में बहती है, परंतु हिमाचल प्रदेश में मैदान नहीं बनाती है क्योंकि यह पर्वतीय क्षेत्र है। इस प्रकार देखा कि भारत के मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा गया है। आगे 3 नंबर मरुस्थल। भारत में मुख्यतः 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। एक बर्फीला मरुस्थल जो जम्मू कश्मीर और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। यहाँ मैप में देखें कि भारत का जो बर्फीला मरुस्थल है यह लद्दाख व जम्मू कश्मीर क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है इस क्षेत्र में बर्फीला मरुस्थल है। 2 नंबर थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी गुजरात राज्य तथा पश्चिमी राजस्थान में फैला हुआ है। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर यह पश्चिमी राजस्थान का भाग है और यह गुजरात का उत्तरी पश्चिमी भाग है। इस भाग में थार का मरुस्थल फैला हुआ है। 3 नंबर दलदली मरुस्थल। दलदली मरुस्थल मुख्यतः भारत के गुजरात राज्य में फैला हुआ है। यहाँ मैप में देखते हैं तो यहाँ ये कच्छ का रण है और ये प्रायद्वीपीय पठार है, ये काठियावाड़ प्रायद्वीप है। यहाँ पर जो मरुस्थल पाया जाता है इस मरुस्थल को दलदली मरुस्थल कहा जाता है। 4 नंबर मरुस्थल है, 4 नंबर मरुस्थल है उसे पठारी मरुस्थल कहा जाता है। पठारी मरुस्थल भारत के मध्य भाग में फैला हुआ है। मैप में यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है इस क्षेत्र में पठारी मरुस्थल फैला हुआ है। यहाँ पर पठारी मरुस्थल है। इस प्रकार भारत में 4 मरुस्थल हैं। 1 बर्फीला मरुस्थल, 2 थार का मरुस्थल, 3 दलदली मरुस्थल, 4 पठारी मरुस्थल। भाग 4 नंबर है पठारी भाग। भारत में पठारी भाग दक्षिणी भारत का क्षेत्र, तटीय क्षेत्र को छोड़कर जो भाग है वह पठारी भाग है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये कर्क रेखा है। इस कर्क रेखा के दक्षिण में जो भाग है उसे दक्षिणी भारत कहा जाता है और दक्षिणी भारत के अधिकांश भाग में पठारी भाग है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह पठारी क्षेत्र है। इस पठारी क्षेत्र में दक्षिणी भारत के तटीय प्रदेश को छोड़कर के संपूर्ण क्षेत्र है वह पठारी भाग में सम्मिलित है। तटीय क्षेत्र को देखें अपन कि भारत के जो तटीय क्षेत्र हैं उसमें ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, ओडिशा, पश्चिमी बंगाल का यह जो क्षेत्र है ये तट के पास में है, उसे तटीय प्रदेश कहा जाता है। और यहाँ पर दक्षिणी भारत में जो मध्य में है इसे पठारी भाग या दक्षिण का भारतीय पठारी भाग कहा जाता है। प्रदेश का 5वां जो भाग है वह तटीय प्रदेश है। तटीय प्रदेश को 2 भागों में बांटा गया है। अरब सागरीय तटीय प्रदेश का विस्तार गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु राज्य में है। यहाँ बताया गया है कि ये जो क्षेत्र है ये गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, यहाँ तक का जो क्षेत्र है वह अरब सागर के साथ तटीय सीमा बनाता है और अरब सागर के साथ भारत के गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक,
केरल, तमिलनाडु राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। यहाँ अपन ने देखा कि अरब सागर के साथ ये 6 राज्य हैं जो तटीय सीमा बनाते हैं। बंगाल की खाड़ी के साथ भारत का पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु राज्य तटीय सीमा बनाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य हैं 1 नंबर पश्चिमी बंगाल, 2 ओडिशा, 3 आंध्र प्रदेश, 4 तमिलनाडु। इस प्रकार देखते हैं कि अरब सागर के साथ भारत के 6 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं और बंगाल की खाड़ी के साथ 4 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। और 6 + 4 राज्यों की बात करें तो ये 9 राज्य हुए, क्योंकि यहाँ पर तमिलनाडु राज्य है। यह अरब सागर और बंगाल की खाड़ी दोनों के साथ तटीय सीमा बनाता है। बंगाल की खाड़ी के साथ तटीय सीमा बनाने वाले राज्य पश्चिमी बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु हैं। 6 नंबर द्वीप। भूमि का वह भूभाग जो चारों ओर जल से घिरा रहता है उसे द्वीप कहा जाता है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है वह द्वीप ग्रीनलैंड द्वीप है। भारत का सबसे बड़ा द्वीप समूह है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। भारत के द्वीपों को 2 भागों में बांटा जा सकता है, एक अरब सागरीय द्वीप और 2 बंगाल की खाड़ी के द्वीप। अरब सागरीय द्वीप का उदाहरण है लक्षद्वीप। बंगाल की खाड़ी के द्वीप का उदाहरण है अंडमान निकोबार द्वीप समूह है। बंगाल की खाड़ी में यहाँ अंडमान द्वीप है और यहाँ पर निकोबार द्वीप है। इन दोनों को संयुक्त रूप में अंडमान निकोबार द्वीप कहा जाता है और इन दोनों के मध्य में 10 डिग्री चैनल है। यहाँ पर 10 डिग्री चैनल है और ये 10 डिग्री चैनल अंडमान और निकोबार दोनों को अलग करता है। एग्जाम में पूछा जाता है अंडमान द्वीप समूह है और निकोबार द्वीप समूह है को अलग कौन करता है, तो 10 डिग्री चैनल अलग करता है। अब हम भारत के भौतिक प्रदेश का विस्तार से अध्ययन करते हैं। 1 नंबर हिमालय पर्वतमाला। हिमालय पर्वतमाला भारत के उत्तर पूर्वी भाग में स्थित है। इस कारण इसे उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला भी कहा जाता है। यहाँ पर बताया गया है कि हिमालय पर्वतमाला का विस्तार भारत के उत्तर से लेकर पूर्व में अरुणाचल प्रदेश तक है, इसलिए इस क्षेत्र को उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला भी कहा जाता है। यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह उत्तरी पूर्वी पर्वतमाला का क्षेत्र है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। मानसरोवर झील से सिंधु नदी, सतलज नदी, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है। सिंधु नदी भारत के 3 देशों में बहती है, 1 चीन, 2 भारत, 3 पाकिस्तान। यहाँ मैप में देखते हैं कि यहाँ पर ये मानसरोवर झील है तिब्बत में और इस मानसरोवर झील से 3 नदियाँ निकलती हैं। 1 नंबर सिंधु नदी जो भारत के लद्दाख से बहती हुई पाकिस्तान में से आगे जाकर के अरब सागर में गिर जाती है। यहाँ देखा कि जो सिंधु नदी है यह 3 देशों में बहती है, 1 चीन, 2 भारत, 3 पाकिस्तान। मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम होता है और ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत से निकलकर चीन में से बहती हुई भारत के अरुणाचल प्रदेश राज्य में प्रवेश करती है। अरुणाचल प्रदेश से असम और असम से होती हुई बांग्लादेश में चली जाती है और आगे जाकर के बंगाल की खाड़ी में गिरती है। यहाँ देखते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी है वह चीन, भारत और बांग्लादेश 3 देशों में बहती है। सतलज नदी का उद्गम भी मानसरोवर झील से होता है और मानसरोवर झील से निकलकर भारत के हिमाचल प्रदेश, पंजाब राज्य में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिलती है और चेनाब नदी सिंधु नदी में मिलती है। यहाँ पर सामने देखें कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश और पंजाब में सतलज नदी बहती है और सतलज नदी भारत के कितने राज्यों में बहती है? 2 राज्यों में बहती है, 1 हिमाचल प्रदेश, 2 पंजाब। ब्रह्मपुत्र नदी 3 देशों में बहती है, चीन, भारत, बांग्लादेश। सतलज नदी 3 देशों में बहती है, चीन तिब्बत वाले क्षेत्र में, 2 भारत,
3 पाकिस्तान। हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण करते हैं। हिमालय पर्वतमाला का वर्गीकरण के आधार दो हैं, एक प्रादेशिक वर्गीकरण और दूसरा भौतिक वर्गीकरण। प्रादेशिक वर्गीकरण में 4 भागों में बांटा गया है। एक पंजाब हिमालय, 2 कुमायूं हिमालय, 3 नेपाली हिमालय, 4 असम का हिमालय। भौतिक आधार पर हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है। एक ट्रांस हिमालय, 2 वृहत हिमालय, 3 मध्य या लघु हिमालय, 4 शिवालिक हिमालय। हिमालय पर्वतमाला का प्रादेशिक वर्गीकरण करते हैं। सिडनी बुराई भूगर्भशास्त्री ने हिमालय का वर्गीकरण नदी घाटी के आधार पर किया है। उन्होंने सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी घाटी तक 4 भागों में बांटा है। 1 नंबर पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय को जम्मू कश्मीर हिमाचली हिमालय भी कहा जाता है। यह क्षेत्र सिंधु नदी से लेकर सतलज नदी तक 560 किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। हिमालय क्षेत्र में से झेलम नदी, चेनाब नदी, रावी नदी, व्यास नदी का उद्गम होता है। यहाँ पर बताया गया है कि यहाँ पर ये जो क्षेत्र है, इसमें ये नदी है वह सिंधु नदी है। 1 नंबर सिंधु नदी। 2 सतलज नदी है और यह सतलज नदी अपना जल 4 नदी में ले जाती है और 4 नंबर नदी का नाम है चेनाब नदी। 3 नंबर नदी है यह व्यास नदी है। ये 3 नंबर नदी व्यास नदी व्यास कुंड हिमाचल प्रदेश से निकलती है और यह नदी अपना जल सतलज नदी में ले जाती है। 5 नंबर रावी नदी है और रावी नदी रोहतांग दर्रे से निकलती है और भारत में से बहने के बाद में पाकिस्तान में जाकर के चेनाब नदी में मिल जाती है। 6 नंबर नदी झेलम नदी है और झेलम नदी जम्मू कश्मीर से निकलकर भारत में बहती हुई पाकिस्तान में चली जाती है और पाकिस्तान में चेनाब नदी में मिल जाती है। चेनाब नदी है यह नदी भारत से निकलती है और भारत से निकलने के बाद में यह पाकिस्तान जाती है और पाकिस्तान में इन नदियों का जल लेकर के यह पाकिस्तान में ही सिंधु नदी में मिल जाती है। सिंधु नदी में चेनाब नदी अपने साथ 4 अन्य नदियों का जल ले जाती है। इस प्रकार से 5 नदियों का जल सिंधु नदी में मिलता है। ये जो 5 नदियां हैं इन्हें पंच महानद कहा जाता है और पंच महानद में 5 नदियां शामिल हैं। यहाँ पर सामने देखो, 1 नंबर सतलज, 2 व्यास, 3 चेनाब, 4 रावी, 5 झेलम। ये 5 नदियां हैं, इन्हें पंच महानद कहा जाता है और इन 5 नदियों का जल सिंधु नदी में जाता है और सिंधु नदी में जिस स्थान पर मिलता है उस स्थान का नाम है मिथानकोट। और ये जो मिथानकोट है यह पाकिस्तान में स्थित है। पंजाब हिमालय, यहाँ पर यह बताया गया है कि यहाँ पर 2 नदियों की बात की गई है। एक नदी, ये जो नदी है यह नदी है सिंधु नदी और यहाँ पर ये दूसरी नदी है, ये सतलज नदी है। यहाँ बताया गया है कि सिंधु और सतलज नदी के मध्य ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को पंजाब हिमालय कहा जाता है। पंजाब हिमालय क्षेत्र में पीर पंजाल पर्वत श्रेणी, जास्कर पर्वत श्रेणी, लद्दाख पर्वत श्रेणी, काराकोरम पर्वत श्रेणी, धौलाधर पर्वत श्रेणी स्थित हैं। वैष्णो देवी मंदिर, अमरनाथ की गुफा पंजाब हिमालय क्षेत्र में स्थित हैं। पंजाब हिमालय क्षेत्र में जोजिला दर्रा, बनिहाल दर्रा स्थित हैं। दर्रा किसे कहते हैं? 2 पहाड़ों के मध्य तंग रास्ता दर्रा कहलाता है। 2 नंबर हिमालय है वह कुमायूं हिमालय है। यह हिमालय सतलज नदी व काली नदी के मध्य विस्तृत है। कुमायूं हिमालय का विस्तार 320 किलोमीटर क्षेत्र में है। कुमायूं हिमालय का विस्तार उत्तराखंड व सतलज नदी के दक्षिण में स्थित हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र में है।
कुमायूं हिमालय क्षेत्र में मुख्य नदियाँ गंगा नदी, यमुना नदी का उद्गम होता है और गंगा नदी गंगोत्री से निकलती है, यमुना नदी यमुनोत्री से निकलती है। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में बद्रीनाथ, केदारनाथ, हरिद्वार, नंदा देवी, यमुनोत्री, गंगोत्री प्रमुख स्थल हैं। यहाँ सामने मुख्य नदी गंगा नदी को बताया गया है और गंगा नदी है वह अपना जल बंगाल की खाड़ी में ले जाती है। गंगा नदी की सहायक नदियाँ बताई गई हैं। रामगंगा नदी है जो अपना जल गंगा नदी में ले जाती है। गोमती नदी का जल गंगा नदी में जाता है। घाघरा नदी का जल गंगा नदी में जाता है। गंडक का जल गंगा नदी में जाता है। कोसी नदी का जल गंगा नदी में जाता है और महानंद नदी का जल गंगा नदी में जाता है। यहां ध्यान रखना, महानद नदी है, महानदी उड़ीसा की है और ये महानंद नदी है। यहां बताया गया है कि गंगा नदी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियां। गंगा नदी की सहायक नदियों को याद करने की ट्रिक है, एक व्यक्ति था जिसका नाम था गंगाराम, उसकी घरवाली ने उसका नाम बदलकर कर दिया राम गंगा। राम गंगा की घरवाली का नाम था गोमती और गोमती घाघरा पहनती थी। घाघरा पहनकर गांव में चली गई और गांव के गंडक पीछे लग गए। उन्होंने कहा तेरा घाघरा कोसेंगे। उसने कहा घाघरा नहीं कोसने दूंगी, मैं महानंद में चली जाऊंगी। यहाँ पर बताया गया है गंगाराम से गंगा नदी बना। गंगा की सहायक नदियाँ रामगंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, महानंद, यह सभी गंगा नदी की सहायक नदियाँ हैं जो गंगा नदी में बाईं ओर से आती हैं। यहाँ पर 2 नंबर जो नदी है वह यमुना नदी है जो गंगा नदी में दाईं ओर से आकर मिलती है। यमुना नदी में मध्य प्रदेश से चंबल नदी निकलती है जो राजस्थान में बहती हुई उत्तर प्रदेश में जाकर के यमुना नदी में मिल जाती है। यहाँ हमने कुमायूं हिमालय के बारे में देख रहे हैं और कुमायूं हिमालय में माना दर्रा व नीति दर्रा स्थित हैं। कुमायूं हिमालय क्षेत्र में देवप्रयाग, कर्णप्रयाग, विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, नंदप्रयाग आदि स्थित हैं। मैप में देखें अपन तो यहाँ पर ये सतलज नदी है जो हिमाचल प्रदेश पंजाब से बहती हुई पाकिस्तान चली गई और यहाँ पर ये काली नदी है। यहाँ पर काली नदी और सतलज नदी के मध्य ये जो सामने क्षेत्र दिखाई दे रहा है इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर तीसरी जो नदी है वह तीस्ता नदी है। यहाँ पर ये तीस्ता नदी है, सिक्किम क्षेत्र में बह रही है तीस्ता नदी। तीस्ता नदी और यहाँ पर ये जो नदी है उत्तर प्रदेश वाली ये काली नदी है। काली नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को नेपाली हिमालय कहा जाता है। ये नेपाली हिमालय कहलाता है जो तीस्ता नदी और काली नदी के मध्य स्थित है। यह मुख्यतः नेपाल देश में फैला हुआ है। तीस्ता नदी से लेकर यहाँ पर भारत के अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी है और ब्रह्मपुत्र नदी और तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को असम हिमालय कहा जाता है। बात करते हैं नेपाली हिमालय। नेपाली हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी तक फैला हुआ है। नेपाली हिमालय का विस्तार 800 किलोमीटर क्षेत्र में है। नेपाली हिमालय में नेपाली हिमालय से गंगा नदी की बाईं ओर से आने वाली सहायक नदियों का उद्गम होता है। 1 गोमती, 2 घाघरा नदी, 3 गंडक नदी, 4 कोसी नदी, 5 महानंद नदी। ये नदियां नेपाली हिमालय से निकलती हैं। नेपाली हिमालय मुख्यतः नेपाल, सिक्किम में तीस्ता नदी के पश्चिम भाग में और उत्तराखंड में काली नदी के पूर्वी भाग में
नेपाली हिमालय का विस्तार आता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जो नेपाल क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट है वह नेपाली हिमालय क्षेत्र में स्थित है। 4 नंबर, असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक फैला हुआ है। असम हिमालय का विस्तार 720 किलोमीटर क्षेत्र में है। असम हिमालय का क्षेत्र ब्रह्मपुत्र के मैदान, जिसे असम का मैदान कहा जाता है, के उत्तर में स्थित है। असम हिमालय का विस्तार अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र नदी के पश्चिम से लेकर भूटान और सिक्किम में तीस्ता नदी के पूर्वी भाग में फैला हुआ है। अभी तक हमने हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण किया और हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण है वह 4 भागों में किया जाता है। एक, पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय का क्षेत्र, यहाँ पर ये सिंधु नदी है और सतलज नदी है। सिंधु और सतलज नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। 2 नंबर, कुमायूं हिमालय। सतलज नदी व काली नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। 3, नेपाली हिमालय। नेपाली हिमालय काली नदी से लेकर तीस्ता नदी के मध्य का जो क्षेत्र है उसे नेपाली हिमालय कहा जाता है। 4, असम हिमालय। असम हिमालय तीस्ता नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य का जो भाग है उसे असम हिमालय कहा जाता है। इस प्रकार हिमालय पर्वतमाला का प्रादेशिक वर्गीकरण 4 भागों में किया गया है। हिमालय का प्रादेशिक वर्गीकरण मानचित्र में देखते हैं तो यहाँ पर ये जो क्षेत्र है यह सिंधु नदी का है और यहाँ पर ये सतलज नदी का क्षेत्र है और यहाँ जो 1 नंबर इनके मध्य का जो क्षेत्र है उसे पंजाब हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर ये काली नदी है और ये 2 नंबर क्षेत्र है, इसे कुमायूं हिमालय कहा जाता है। ये 3 नंबर तीस्ता नदी है और यहाँ पर नेपाली क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इसे नेपाली हिमालय कहा जाता है। यहाँ पर ये ब्रह्मपुत्र नदी है और तीस्ता और ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य भूटान अरुणाचल प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इसे असम हिमालय कहा जाता है। भारत के प्रमुख हिमनद का अध्ययन करते हैं। 1, सियाचिन हिमनद लद्दाख में स्थित है और यह भारत का सबसे बड़ा हिमनद है। बालटोरी हिमनद लद्दाख, बियाफो हिमनद लद्दाख, हिस्पारा हिमनद लद्दाख, ब्रांग द्रुंग हिमनद लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में स्थित हैं। मिलान हिमनद उत्तराखंड राज्य में, पिंडारी हिमनद उत्तराखंड राज्य में, कफनी हिमनद उत्तराखंड राज्य में, गंगोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में, यमुनोत्री हिमनद उत्तराखंड राज्य में, सतोपथ हिमनद उत्तराखंड राज्य में, यह उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं। जेमू हिमनद भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है। अब हम हिमालय पर्वतमाला का भौतिक वर्गीकरण करते हैं और भौतिक आधार पर हिमालय पर्वतमाला को 4 भागों में बांटा गया है। 1, ट्रांस हिमालय, 2, वृहत हिमालय, 3, मध्य व लघु हिमालय, 4, शिवालिक हिमालय। यहां देखते हैं 1 नंबर, ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय हिमालय पर्वतमाला के उत्तर में स्थित है। ट्रांस हिमालय को तिब्बत हिमालय भी कहा जाता है। ट्रांस हिमालय का अधिकांश भाग लद्दाख व तिब्बत क्षेत्र में है। ट्रांस हिमालय की लंबाई 965 किलोमीटर है। ट्रांस हिमालय की प्रमुख पर्वत श्रेणियां 1, काराकोरम पर्वत श्रेणी, 2, लद्दाख पर्वत श्रेणी, 3, जास्कर पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी यह भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रेणी है। काराकोरम पर्वत श्रेणी को कृष्णागिरी पर्वत श्रेणी भी कहा जाता है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2
गोडविन ऑस्टिन जो काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। गोडविन ऑस्टिन ट्रांस हिमालय का भाग है, वह लद्दाख में स्थित है। भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन ग्लेशियर है जो ट्रांस हिमालय के काराकोरम पर्वत श्रेणी में स्थित है। 2 नंबर पर्वत श्रेणी लद्दाख पर्वत श्रेणी। लद्दाख पर्वत श्रेणी ट्रांस हिमालय के मध्य भाग में स्थित है। लद्दाख पर्वत श्रेणी है, यह काराकोरम पर्वत श्रेणी और जास्कर पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय की लद्दाख पर्वत श्रेणी क्षेत्र में स्थित है। कैलाश पर्वत तिब्बत चीन क्षेत्र में स्थित है। विश्व की सर्वाधिक ढलान वाली चोटी राकापोसी चोटी है जो लद्दाख पर्वत में अक्साई चीन क्षेत्र में है। 3 नंबर पर्वतमाला जास्कर पर्वत श्रेणी, यह ट्रांस हिमालय का दक्षिणी भाग है। अक्साई चीन वह क्षेत्र कहलाता है जो भारत का क्षेत्र है, परंतु उस क्षेत्र पर चीन ने अधिकार कर रखा है। पाक अधिकार क्षेत्र वह क्षेत्र है जो भारत का क्षेत्र है और जिस पर पाकिस्तान ने अधिकार कर रखा है। यहां पर देखते हैं कि यहां पर यह जो क्षेत्र दिखाई दे रहा है यह ट्रांस हिमालय का क्षेत्र है और ट्रांस हिमालय में 3 पर्वत श्रेणियां हैं। एक काराकोरम पर्वत श्रेणी, यहां पर यह जो क्षेत्र है काराकोरम। उसके बाद में दूसरी पर्वत श्रेणी लद्दाख, यह लद्दाख पर्वत श्रेणी। और तीसरी जास्कर पर्वत श्रेणी, यह जास्कर पर्वत श्रेणी है। हिमालय का दूसरा वर्गीकरण वृहत हिमालय है। वृहत हिमालय ट्रांस हिमालय के दक्षिण में वृहत हिमालय स्थित है। वृहत हिमालय को हिमाद्री व सर्वोच्च हिमालय भी कहा जाता है। वृहत हिमालय हिमालय पर्वतमाला की सबसे ऊंची पर्वत श्रेणी है। वृहत हिमालय का विस्तार सिंधु नदी से लेकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है। वृहत हिमालय लद्दाख, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश का उत्तरी भाग का क्षेत्र सम्मिलित है। यहाँ मैप में देखते हैं अपन, और मैप में देखें तो यहाँ पर जो ये क्षेत्र नज़र आ रहा है, यहाँ पर जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, नेपाल, सिक्किम, भूटान, अरुणाचल प्रदेश, ये जो क्षेत्र है इसमें वृहत हिमालय का विस्तार है। वृहत हिमालय में विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। माउंट एवरेस्ट को नेपाल क्षेत्र में सागर माथा भी कहा जाता है। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो 8,850 मीटर है और नेपाल में स्थित है। एशिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है जो नेपाल में है और इसकी ऊंचाई 8,850 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी K2 जिसे गोडविन ऑस्टिन कहा जाता है, इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है जिसकी ऊंचाई 1727 मीटर है और यह राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है। हिमाद्री हिमालय में यमुनोत्री जहाँ से यमुना का उद्गम होता है, गंगोत्री जहाँ से गंगा का उद्गम होता है आदि स्थल हैं। माना दर्रा, नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित हैं जो हिमाद्री हिमालय का भाग हैं। माना दर्रा व नीति दर्रा से निकलने वाली नदियों से गंगा नदी का उद्गम होता है। माना दर्रा से जो नदी निकलती है उसे धौली गंगा कहा जाता है और नीति दर्रा से जो नदी निकलती है उसे विष्णु गंगा कहा जाता है। सिपकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश में स्थित है और सिपकिला दर्रे से सतलज नदी बहती है। हिमालय का तीसरा वर्गीकरण है मध्य हिमालय। यह हिमाद्री हिमालय और शिवालिक हिमालय के मध्य में स्थित है।
यहाँ बताया गया है कि हिमाद्री हिमालय और शिवालिक हिमालय है, उसके बीच में जो हिमालय है उसे मध्य हिमालय कहा जाता है। मध्य हिमालय का विस्तार हिमाद्री हिमालय के दक्षिण में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड राज्यों में है। मध्य हिमालय में पीर पंजाल दर्रा व बनिहाल दर्रा स्थित हैं। मध्य हिमालय को लघु हिमालय भी कहा जाता है। 4 नंबर शिवालिक हिमालय। शिवालिक हिमालय यह हिमालय पर्वतमाला का सबसे दक्षिणी भाग है। शिवालिक हिमालय मुख्यतः सिंधु नदी से लेकर कोसी नदी तक एक श्रृंखला के रूप में स्थित है, जबकि कोसी नदी से ब्रह्मपुत्र नदी के मध्य ये खंडित रूप में पाया जाता है। शिवालिक हिमालय में मुख्यतः पंजाब, हरियाणा, दक्षिणी पश्चिमी हिमाचल प्रदेश, दक्षिणी पश्चिमी जम्मू कश्मीर, दक्षिणी पश्चिमी उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र, बिहार का उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र शिवालिक पर्वतमाला क्षेत्र में सम्मिलित हैं। आगे देखते हैं पूर्वांचल की पहाड़ियाँ। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ कहाँ स्थित हैं? तो ये भारत व म्यांमार के मध्य स्थित हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ भारत के पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा में स्थित हैं। पूर्वांचल की पहाड़ियाँ हिमालय पर्वतमाला का भाग हैं। यहाँ मैप में देखें तो यहाँ पर पूर्वांचल की पहाड़ियों में पूर्वी अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा का क्षेत्र सम्मिलित है। पूर्वी में 7 राज्य हैं जिन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। उनमें 1 नंबर असम, 2 अरुणाचल प्रदेश, 3 नागालैंड, 4 मणिपुर, 5 मिजोरम, 6 त्रिपुरा और 7 मेघालय। ये जो 7 राज्य हैं इन्हें 7 सिस्टर कहा जाता है। ध्यान रखना 7 सिस्टर में सिक्किम राज्य सम्मिलित नहीं है। आगे बढ़ते हैं। पूर्णतः भारत के अधिकार क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है, जो सिक्किम क्षेत्र में है और यह 8,598 मीटर ऊंची है। दक्षिणी भारत की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी, जो केरल राज्य में है, जिसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। पूर्वी तटीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी महेंद्रगिरी है, यह ओडिशा राज्य में है और इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। पश्चिमी तटीय प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है, जो केरल राज्य में है और इसकी ऊंचाई 2,695 मीटर है। नीलगिरी पर्वतमाला, जो भारत के सबसे दक्षिण में है, और हिमालय पर्वतमाला, जो भारत के उत्तरी पूर्वी भाग में है, इनके मध्य में जो सबसे ऊंची चोटी है वह गुरु शिखर है। और गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और गुरु शिखर की ऊंचाई 1727 मीटर है। हिमालय पर्वतमाला का विस्तार नंगा पर्वत, यह लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है, वहां से लेकर नामचा बरुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में है, वहां तक है। यहां बताया गया है कि नंगा पर्वत जो लद्दाख में है, वहां से लेकर नामचा बरुआ, जो अरुणाचल प्रदेश में है, यहां पर हिमालय पर्वतमाला का विस्तार है। भारत के प्रमुख दर्रे। 1 काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा है और यह लद्दाख राज्य में स्थित है। इसकी ऊंचाई 5,664 मीटर है। माना दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। नीति दर्रा उत्तराखंड राज्य में स्थित है। यहां पर भारत की प्रमुख चोटियां बताई गई हैं। 1 10 जो लद्दाख में स्थित है और 10 की ऊंचाई 6,625 मीटर है। नंगा पर्वत की ऊंचाई 8,126 मीटर है, जो लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश में है। हासमुख चोटी की ऊंचाई 4,876 मीटर है, जो भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में है। कोलाहोई की ऊंचाई
5425 मीटर है और यह भारत के जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है। नुनकुन चोटी 7135 मीटर है जो भारत के केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में स्थित है। गोडविन आस्टीन लद्दाख क्षेत्र में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8611 मीटर है और यह भारत की सबसे ऊंची चोटी है। बिस्ते गिल सार चोटी लद्दाख क्षेत्र में है और इसकी ऊंचाई 7885 मीटर है। गसेर बुरुम चोटी की ऊंचाई 8068 मीटर है और यह लद्दाख क्षेत्र में स्थित है। बंदरपुंछ चोटी उत्तराखंड राज्य में है, इसकी ऊंचाई 6320 मीटर है। चोखबा चोटी की ऊंचाई 7068 मीटर है और चोखबा चोटी उत्तराखंड राज्य में स्थित है। दयागिरी चोटी 7066 मीटर है जो उत्तराखंड राज्य में है। नंदा देवी उत्तराखंड राज्य में है और इसकी ऊंचाई 7817 मीटर है। धौलागिरी नेपाल देश में स्थित है। धौलागिरी नेपाल देश में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8172 मीटर है। अन्नपूर्णा नेपाल में स्थित है, इसकी ऊंचाई 8078 मीटर है। माउंट एवरेस्ट जो विश्व की सबसे ऊंची चोटी है जिसकी ऊंचाई 8850 मीटर है, यह नेपाल देश में स्थित है। मकालू नेपाल देश में स्थित है जिसकी ऊंचाई 8411 मीटर है। कंचनजंगा भारत के सिक्किम राज्य में स्थित है और इसकी ऊंचाई 8598 मीटर है। नोरनेक चोटी भारत के सिक्किम राज्य में है जिसकी ऊंचाई 1412 मीटर है। सरामती चोटी भारत के मणिपुर राज्य में है जिसकी ऊंचाई 3826 मीटर है। अमरकंटक की चोटी छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश की सीमा पर है, इसकी ऊंचाई 1064 मीटर है। महेंद्रगिरी भारत के ओडिशा राज्य में है, इसकी ऊंचाई 1501 मीटर है। धूपगढ़ चोटी मध्य प्रदेश में है और इसकी ऊंचाई 1350 मीटर है। कलसुबई भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है जिसकी ऊंचाई 1642 मीटर है और कलसुबाई उत्तरी सह्याद्री पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी का उद्गम होता है और यह महाराष्ट्र में स्थित है। महाबलेश्वर चोटी की ऊंचाई 1438 मीटर है। डोडा बेटा भारत के तमिलनाडु राज्य में स्थित है जिसकी ऊंचाई 2637 मीटर है। अनाईमुदी चोटी केरल राज्य में है जिसकी ऊंचाई 2995 मीटर है और बेमत दिशा चोटी तमिलनाडु राज्य में है जिसकी ऊंचाई 2506 मीटर है। गुरु शिखर राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी है जो राजस्थान के सिरोही जिले में स्थित है और इसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर के दक्षिणी भाग में स्थित है और बनिहाल दर्रा श्रीनगर को जम्मू से जोड़ता है। बनिहाल दर्रे में जवाहर सुरंग स्थित है और बुर्जिल दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित है, भारत व मध्य एशिया को जोड़ता है। यांगयाप दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है। यांगयाप दर्रे में से ब्रह्मपुत्र नदी बहती है। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में स्थित है और बोमडिला अरुणाचल प्रदेश और लहासा क्षेत्र को जोड़ता है। तुजू दर्रा मणिपुर राज्य में स्थित है। थाल दर्रा महाराष्ट्र में स्थित है। भोरघाट दर्रा महाराष्ट्र क्षेत्र में स्थित है। नाथुला दर्रा सिक्किम राज्य में स्थित है और नाथुला दर्रे को लेकर के चीन और भारत के मध्य विवाद बना रहता है। इस प्रकार से हमने हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन किया। 2 नंबर टॉपिक है उत्तरी मैदानी भाग। भारत का उत्तरी मैदानी भाग है, यह हिमालय पर्वतमाला और दक्षिण के पठारी भाग के मध्य भाग में स्थित है। 1947 से पहले भारत के मैदान को सिंधु, गंगा,
ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता था। 1947 के बाद भारत का विभाजन हो गया और जो सिंधु का मैदान है यह पाकिस्तान में चला गया और सिंधु की जगह भारत की प्रमुख नदी सतलज नदी बन गई। 1947 के बाद क्या हुआ, भारत के मैदानी भाग को सतलज, गंगा, ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाने लगा, क्योंकि भारत विभाजन के कारण सिंधु नदी के मैदान का अधिकांश भाग पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में चला गया और भारतीय क्षेत्र में सिंधु की सहायक नदी सतलज नदी का क्षेत्र भारत के अधिकार में रहा। इस कारण भारत के मैदान को सतलज का मैदान कहा गया। भारत के मैदानी भागों को 3 भागों में बांटा गया है। 1 सतलज व्यास का मैदान, 2 गंगा यमुना का मैदान, 3 ब्रह्मपुत्र का मैदान। हम सतलज और व्यास के मैदानी भाग का अध्ययन करते हैं। सतलज और व्यास का मैदानी भाग है पहले सिंधु के मैदानी भाग का हिस्सा था। वर्तमान में सतलज व्यास का मैदान पंजाब, हरियाणा, उत्तरी राजस्थान में फैला हुआ है। सतलज व्यास के मैदान में बहने वाली मुख्य नदियां सतलज नदी और व्यास नदी हैं। 2 गंगा यमुना का मैदान। गंगा यमुना का मैदान उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिमी बंगाल, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड आदि राज्यों में फैला हुआ है। गंगा यमुना के मैदानी भाग में गंगा नदी, यमुना नदी, रामगंगा नदी, गोमती नदी, घाघरा नदी, गंडक नदी, कोसी नदी, महानद नदी, सोन नदी, चंबल नदी, बाणगंगा नदी, बेतवा नदी आदि नदियां बहती हैं। 3 नंबर मैदानी भाग है उसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। ब्रह्मपुत्र का मैदानी भाग मेघालय के पठार के उत्तर में और असम हिमालय के दक्षिण में स्थित है। इसका अर्थ ये हुआ कि ब्रह्मपुत्र का मैदान है यह मेघालय के पठार और असम हिमालय के मध्य में स्थित है। ब्रह्मपुत्र का मैदान मुख्यतः भारत के असम राज्य में स्थित है, इसलिए इसे असम का मैदान भी कहा जाता है। यहाँ मैप में देखते हैं कि पंजाब, उत्तरी राजस्थान, हरियाणा का ये जो क्षेत्र है इसे सतलज व्यास का मैदान कहा जाता है। उससे आगे बढ़ें, उत्तर प्रदेश, पूर्वी राजस्थान, उत्तरी मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उत्तर प्रदेश का ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र को गंगा यमुना का मैदान कहा जाता है। इससे आगे चलें अपन, यहाँ पर ये असम का क्षेत्र है और असम का क्षेत्र है, यहाँ पर जो मैदान है इसे ब्रह्मपुत्र का मैदान कहा जाता है। भारत के मैदानी भाग में जलोढ़ मृदा पाई जाती है। नदियों द्वारा बिछाई जाने वाली मृदा को जलोढ़ मृदा कहा जाता है। जलोढ़ मृदा को 3 भागों में बांटा जा सकता है, पुरातन दोमट मृदा, न्यूनतम दोमट मृदा और न्यूनतम दोमट मृदा। यहां पर अपन देखते हैं कि ये पर्वतमाला है। इस पर्वतमाला से नदी का उद्गम होता है और ये नदी आगे जाकर के सागर में मिलती है और सागर में मिलती है तो अनेक धाराओं में बंट जाती है और ये जो धाराओं में बंटती है इसे कहा जाता है डेल्टा। इस नदी के आसपास वाले क्षेत्र में ये जो क्षेत्र है इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है और इससे आगे का क्षेत्र है ये क्षेत्र है, ये ऊंचाई वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में नदी के बाढ़ का पानी 4-5 वर्ष में एक बार पहुंचता है। कहने का अर्थ ये है, ए वाला क्षेत्र है इस क्षेत्र को बांगर कहा जाता है। बांगर वह क्षेत्र कहलाता है जहां पर नदी के बाढ़ का पानी 4-5 वर्ष में एक बार पहुंचता है और इस क्षेत्र में पुरातन दोमट मृदा पाई जाती है। खादर क्षेत्र है वह क्षेत्र जहां पर नदियों के बाढ़ का पानी प्रतिवर्ष पहुंचता है, उस क्षेत्र में न्यूनतम दोमट मृदा पाई जाती है। ये बी वाला क्षेत्र है, यह खादर क्षेत्र कहलाता है। इसके आगे का जो क्षेत्र डेल्टाई क्षेत्र है, इस डेल्टाई क्षेत्र में न्यूनतम दोमट मृदा पाई जाती है। 1 नंबर
पुरातन दोमट मृदा। पुरातन दोमट मृदा बांगर क्षेत्र में पाई जाती है। बांगर क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां नदियों के द्वारा 4-5 वर्ष में एक बार नई मृदा बिछाई जाती है, अथवा इस क्षेत्र में 4-5 वर्ष में एक बार बाढ़ का पानी पहुंचता है। पुरातन दोमट मृदा का उपजाऊ क्षेत्र होता है। बांगर क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। कहने का मतलब यह है, यह उपजाऊ क्षेत्र होता है परंतु इस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता होती है। 2 नंबर, न्यूतन दोमट मृदा। न्यूतन दोमट मृदा खादर क्षेत्र में पाई जाती है। खादर क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां पर नदियों के द्वारा प्रति वर्ष नई मृदा बिछाई जाती है, अथवा इस क्षेत्र में प्रति वर्ष बाढ़ का पानी पहुंचता है। उसे न्यूतन दोमट मृदा कहा जाता है। इस क्षेत्र में सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। न्यूनतम दोमट मृदा। न्यूनतम दोमट मृदा डेल्टाई क्षेत्र में पाई जाती है। डेल्टाई क्षेत्र वह क्षेत्र कहलाता है जहां पर नदियों के द्वारा प्रतिदिन नई मृदा बिछाई जाती है। इस डेल्टाई क्षेत्र में भी दोमट मृदा पाई जाती है और इन तीनों की तुलना करें तो सबसे ज़्यादा उपजाऊ न्यूनतम दोमट मृदा डेल्टाई वाली होती है। उससे कम उपजाऊ दोमट मृदा खादर क्षेत्र वाली होती है और उससे कम उपजाऊ पुरातन दोमट मृदा बांगर क्षेत्र वाली होती है। सामान्यतः ये तीनों क्षेत्रों में पाई जाने वाली मृदा उपजाऊ मृदा होती है। यहाँ बताया गया है कि डेल्टा क्षेत्र में पाई जाने वाली सर्वाधिक उपजाऊ मृदा होती है और इसमें भी सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है वह गंगा ब्रह्मपुत्र का डेल्टा है। इस गंगा ब्रह्मपुत्र के डेल्टे में सुंदरी वृक्ष पाए जाते हैं। इस कारण इस क्षेत्र को सुंदरी वन का डेल्टा भी कहा जाता है। सुंदरी वन डेल्टा का विस्तार भारत और बांग्लादेश में है और भारत के पश्चिमी बंगाल राज्य में इसका विस्तार है। विश्व का सबसे बड़ा नदीय द्वीप मांजुली द्वीप है। नदीय द्वीप किसे कहते हैं? जैसे कोई नदी बह रही है और उस नदी के मध्य में द्वीप बन जाता है, उसके चारों ओर पानी बहता रहता है, उससे कहा जाता है नदीय द्वीप। और विश्व का जो सबसे बड़ा नदीय द्वीप है उस द्वीप का नाम है मांजुली द्वीप। ये मांजुली द्वीप एशिया महाद्वीप में स्थित है। एशिया महाद्वीप के भारत देश के असम राज्य में स्थित है और यह ब्रह्मपुत्र नदी पर बना हुआ है। भाबर क्षेत्र किसे कहते हैं? शिवालिक पर्वत के दक्षिण में स्थित है। इस क्षेत्र में नदियों के द्वारा बड़े पत्थर लाए जाते हैं और नदी इन पत्थरों के नीचे बहने लगती है, जिसके कारण ऐसा लगता है कि नदी विलुप्त हो गई है। वह क्षेत्र भाबर कहलाता है। भाबर क्षेत्र से आगे चलें तो वह तराई क्षेत्र आता है। भाबर के आगे का क्षेत्र तराई कहलाता है। तराई क्षेत्र में नदियों के द्वारा छोटे छोटे पत्थर जमा किए जाते हैं और नदी अपना रूप ग्रहण कर लेती है। वह क्षेत्र तराई क्षेत्र कहलाता है। उत्तर से दक्षिण की ओर स्थिति देखें तो सर्वप्रथम शिवालिक पर्वतमाला, भाबर, तराई, खादर, बांगर और डेल्टा, यह क्षेत्र उत्तर से दक्षिण दिशा की ओर फैला हुआ है। भूड क्षेत्र वह क्षेत्र जहां मिट्टी का ऊपरी आवरण नष्ट हो जाता है और वह अनुपजाऊ भूमि बन जाती है, उस अनुपजाऊ क्षेत्र को भूड कहा जाता है। और ये भूड है, यह बांगर क्षेत्र में सर्वाधिक पाए जाते हैं। दो नदियों के मध्य का क्षेत्र दोआब कहलाता है और दोआब पर करवर्दी करने के लिए एक शासक प्रसिद्ध है जिसे प्रतिभाशाली पागल भी कहा जाता है। वह शासक था मोहम्मद बिन तुगलक। कि दो नदियों के मध्य का जो क्षेत्र होता है उसे दोआब कहा जाता है। बिस्त दोआब का क्षेत्र है, यह सतलज नदी और व्यास नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। बारी दोआब व्यास नदी और रावी नदी के मध्य का दोआब कहलाता है। रचना दोआब यह रावी नदी और चेनाब नदी के मध्य का दोआब कहलाता है। चाज दोआब यह चेनाब नदी व झेलम नदी के मध्य का दोआब कहलाता है।
सिंध सागर दोआब यह झेलम नदी व सिंधु नदी के मध्य का क्षेत्र कहलाता है। अब अपन देखते हैं 3 नंबर मरुस्थल। 1 नंबर हमने हिमालय पर्वतमाला का अध्ययन किया, 2 नंबर भारत के मैदानी भाग का अध्ययन किया, 3 नंबर टॉपिक है मरुस्थल। भारत में 4 मरुस्थल पाए जाते हैं। एक बर्फीला मरुस्थल। बर्फीला मरुस्थल भारत के उत्तरी भाग में लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में फैला हुआ है। 2 नंबर थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल भारत के उत्तरी पश्चिमी भाग और दक्षिणी पूर्वी पाकिस्तान में फैला हुआ है। थार का मरुस्थल भारत में पश्चिमी राजस्थान और उत्तरी पश्चिमी गुजरात में फैला हुआ है। 3 नंबर दलदली मरुस्थल। दलदली मरुस्थल भारत में गुजरात के तटीय क्षेत्र में फैला हुआ है। यह मुख्यतः कच्छ के रण के क्षेत्र में फैला हुआ है। 4 पठारी मरुस्थल। पठारी मरुस्थल भारत में प्रायद्वीपीय क्षेत्र में फैला हुआ है। प्रायद्वीप इसे कहा जाता है जो भूमि का भूभाग जो 3 ओर जल से घिरा रहता है उसे प्रायद्वीप कहा जाता है। यहाँ मैप में देखें तो यह जो क्षेत्र कर्क रेखा है और कर्क रेखा के नीचे वाला ये जो क्षेत्र है भारत का 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। इसके पूर्व दिशा में बंगाल की खाड़ी है, पश्चिमी दिशा में अरब सागर है और दक्षिण दिशा में मन्नार की खाड़ी है। इस प्रकार से इस क्षेत्र को प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है। भारत के भौतिक प्रदेश का चौथा भाग है पठारी भाग। 1 नंबर हिमालय पर्वतमाला, 2 मैदानी भाग, 3 मरुस्थल, 4 पठारी भाग। भारत का पठारी भाग उत्तर में मैदानी भाग, पूर्व में पूर्वी तटीय प्रदेश और पश्चिम में पश्चिमी तटीय प्रदेश के मध्य भाग में स्थित है। यहाँ पर बताया गया है कि जो पठारी भाग है ये पठारी भाग की स्थिति यहाँ पर इस प्रकार से है। इस पठारी भाग के उत्तर में जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह उत्तर का क्षेत्र है, यहाँ पर मैदान है। इस पठारी भाग के पूर्व में ये जो क्षेत्र नजर आ रहा है यहाँ पर पूर्वी तटीय प्रदेश हैं और ये जो पश्चिमी भाग है इसे पश्चिमी तटीय प्रदेश कहा जाता है और ये मध्य वाला भाग है यह पठारी भाग है। पठारी भाग का अधिकांश भाग प्रायद्वीपीय क्षेत्र में स्थित है, इस कारण इसे प्रायद्वीपीय पठारी भाग भी कहा जाता है। पठारी भाग का अधिकांश भाग दक्षिणी भारत में स्थित है, इस कारण इसे दक्षिणी पठारी भाग भी कहा जाता है। एशिया महाद्वीप का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है वह अरब प्रायद्वीप है। अरब प्रायद्वीप की बात करें तो यहाँ पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है यह अरब प्रायद्वीप है और अरब प्रायद्वीप 3 देशों में है, एक सऊदी अरब, 2 यमन, 3 ओमान। इनके मध्य में जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को कहा जाता है अरब प्रायद्वीप। इस अरब प्रायद्वीप के दक्षिण का जो क्षेत्र है वहाँ पर अदन की खाड़ी, पूर्व में फारस की खाड़ी और ओमान की खाड़ी, पश्चिम में लाल सागर स्थित हैं। यह 3 ओर जल से घिरा हुआ है, इसलिए इसे प्रायद्वीप कहा जाता है और इस प्रायद्वीप का नाम है अरब प्रायद्वीप और ये अरब प्रायद्वीप विश्व का सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। भारत का प्रायद्वीप दक्कन का प्रायद्वीप कहलाता है। भारत में प्रायद्वीप की पर्वत श्रेणियों का अध्ययन करते हैं। 1 नंबर अरावली पर्वतमाला। अरावली पर्वतमाला भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित है। अरावली पर्वतमाला गुजरात, राजस्थान, हरियाणा 3 राज्यों और दिल्ली एक केंद्र शासित प्रदेश में फैली हुई है। 2 नंबर मालवा का पठार। मालवा का पठार विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य में कौन सा पठार है तो उत्तर होगा मालवा का पठार है। मालवा का पठार मुख्यतः
मध्य प्रदेश व राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्र में फैला हुआ है, जिसमें राजस्थान के चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, कोटा, झालावाड़ का अंतर्राज्यीय सीमावर्ती क्षेत्र आता है। 3 नंबर हाड़ौती का पठार। हाड़ौती का पठार राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भाग में स्थित है, जिसमें मुख्यतः बूंदी, कोटा, झालावाड़, बारां जिले का क्षेत्र आता है। यहां पर यह जो क्षेत्र नजर आ रहा है, यह हाड़ौती का पठार है। यह जो क्षेत्र है, यहां पर मालवा का पठार है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली, यहां पर जो ये क्षेत्र है, ये अरावली पर्वतमाला का क्षेत्र है। आगे बढ़ते हैं। 4 नंबर विंध्याचल पर्वतमाला। विंध्याचल पर्वतमाला सतपुड़ा पर्वतमाला और अरावली पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। विंध्याचल पर्वतमाला का विस्तार मुख्यतः मध्य प्रदेश, उत्तरी छत्तीसगढ़, उत्तरी झारखंड, दक्षिणी उत्तर प्रदेश आदि में है। विंध्याचल पर्वतमाला से निकलकर सीधा अरब सागर में जल ले जाने वाली मुख्य नदी माही नदी है। सतपुड़ा पर्वतमाला। सतपुड़ा पर्वतमाला नर्मदा नदी व ताप्ती नदी के मध्य में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला मुख्यतः मध्य प्रदेश में स्थित है। सतपुड़ा पर्वतमाला विंध्याचल पर्वतमाला और अजंता पर्वतमाला के मध्य में स्थित है। 6 नंबर अजंता पर्वतमाला। अजंता पर्वतमाला अजंता पर्वत श्रेणी मुख्यतः महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। अजंता पर्वत श्रेणी बालाघाट पर्वत श्रेणी और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। 7 नंबर बालाघाट पर्वत श्रेणी। बालाघाट पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है और बालाघाट पर्वत श्रेणी है, यह अजंता पर्वत श्रेणी और हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। हरिश्चंद्र पर्वत श्रेणी कर्नाटक का पठार, तेलंगाना का पठार और बालाघाट पर्वत श्रेणी के मध्य में स्थित है। 9 नंबर कर्नाटक का पठार। कर्नाटक का पठार मुख्यतः कर्नाटक राज्य में फैला हुआ है। 10 तेलंगाना का पठार मुख्यतः तेलंगाना में फैला हुआ है। 11 छत्तीसगढ़ का मैदान। छत्तीसगढ़ के मैदानी भाग पठारी भाग का हिस्सा है। इस क्षेत्र में महानदी बहती है। छत्तीसगढ़, झारखंड, ओडिशा में मैदान का निर्माण करती है। छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार मुख्यतः भारत के झारखंड राज्य में स्थित है। बस्तर का पठार भारत के मुख्यतः छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। सेवराय की पहाड़ियाँ। सेवराय की पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित हैं। मेघालय का पठार। मेघालय का पठार हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है। ध्यान रखना, मैप में देखते हैं अपन, और मैप में यहाँ पर ये मेघालय है और मेघालय का जो पठार है यह हिमालय पर्वतमाला का भाग नहीं है, बल्कि भारत के दक्षिणी पठारी भाग का हिस्सा है। मेघालय का पठार दक्षिणी पठारी भाग का हिस्सा है। मेघालय के पठार में गारो, खासी, जयंती की पहाड़ियां हैं और इन पहाड़ियों पर सर्वाधिक वर्षा होती है। आज के लिए इतना ही। अगले वीडियो में भारत के भौतिक प्रदेश भाग 2 देखेंगे। आपका देखने के लिए धन्यवाद।